फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं अकाउंट डॉक्यूमेंट्स के इस नए पार्ट में चेक, नेफ्ट, आरटीजीएस, इन सब के बारे में। ये सब क्या होते हैं, इन्हें कैसे फिल करना होता है, ये सब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। सो ओके, लेट्स स्टार्ट। चेक, आप लोगों में से सभी लोगों ने चेक का नाम सुना होगा। चेक क्या होता है? चेक पेमेंट मोड का एक तरीका होता है। चेक इज़ अ डॉक्यूमेंट। ओके, अगर हम किसी भी कंपनी, फर्म या किसी पर्सनल, किसी व्यक्ति को अगर कोई पैसा पेमेंट करना चाहते हैं तो हम चेक काट कर उसे पेमेंट कर सकते हैं। चेक में होता क्या है, जिसे पेमेंट करना होता है उसका नाम, जैसे यहाँ एक कंपनी को पेमेंट हो रहा है, वर्चुअल फ्लैट सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, तो उसका नाम लिखा हुआ है। तो जैसे ही अगर आपको कभी चेक ड्रॉ करना होगा, चेक किसी का नाम काटना होगा, किसी के नाम चेक बनाने का मतलब होता है ड्रॉ करना। चेक ड्रॉ करना होगा, उस समय पे वाले में आप उसका नाम लिखेंगे जिसको आप पेमेंट करना चाह रहे हैं, और नीचे लिखेंगे अमाउंट वर्ड्स में, और उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे अमाउंट्स नंबर में, ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ डेट वाले साइड में डेट फिल करेंगे, ठीक है। अच्छा, आप देख रहे हैं अमाउंट जो लिखा हुआ है उसके खास फॉर्मेट में लिखा हुआ है, अमाउंट के आगे पीछे स्टार लगा दिया है। इसका क्या मतलब? भाई गलती से कोई आगे पीछे अंक बढ़ा ना दे, ठीक है। चेक जो होते हैं, देखो अभी इसमें यहाँ नहीं लिया है लेकिन मैं आपको बता दूँ आपके जनरल नॉलेज के लिए। 3 तरह के चेक होते हैं। एक बेयरर चेक होता है, नॉर्मली 3 टाइप्स होते हैं। एक बेयरर चेक होता है, ठीक है, और एक ऑर्डर चेक होता है, और एक क्रॉस चेक होता है। इसके अलावा भी कुछ है तो उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट लेकिन बेसिकली ये 3 माने जाते हैं। बेयरर चेक जो होता है ये थोड़ा रिस्की होता है। इन केस अगर आप उस चेक को लेकर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और आपके जेब से अगर वो चेक गिर जाता है, तो अगर किसी दूसरे पर्सन के हाथ में वो चेक आता है और आपके पता चलने से पहले अगर वो चाहे तो बैंक में जाके उस चेक को कैश करा सकता है। चेक इज अबाउट एक डॉक्यूमेंट, बस आप उस पर अमाउंट वगैरह लिख के उस आदमी का नाम लिख देते हैं जिसको आप वो पैसा पाने का अधिकार देना चाहते हो, ठीक है। जैसे मैंने अगर चेक काट के दिया चिरंजीव के नाम पे, तो चिरंजीव उसको चेक को भेजा सकते हैं बैंक में। लेकिन अगर रास्ते में कहीं अगर गायब हो गया चेक, कोई दूसरा आदमी पा गया और अभी तक उनको पता नहीं है कि खोया है, और उसके इनके सूचना बैंक को देने से पहले अगर वो चाहे तो वहाँ पे जाके उसको कैश करा लेगा। क्योंकि जो ऑर्डर चेक होता है, ऑर्डर चेक जो होता है थोड़ा सेफ होता है, बेरर रिस्की होता है, लेकिन ऑर्डर चेक जो होता है थोड़ा सेफ होता है। इसमें यह होता है कि अगर जब तक बैंक उस चेक ले आने वाले को जब तक पहचानेगा नहीं, जानेगा नहीं, तब तक उसको उसका पेमेंट नहीं करेगा, ठीक है। तीसरा जो होता है अकाउंट पे। बिजनेस टर्म्स में जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो अकाउंट पे ही है। लोग जब चेक काट के देते हैं तो अकाउंट पे ही, जैसे आप देख रहे हैं इस चेक में ऊपर की तरफ यहाँ लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि ये चेक का पैसा जो है उस बंदे के अकाउंट में ही, जिसके नाम से कटा है या जिस कंपनी के नाम से, उस कंपनी के अकाउंट में ही जाएगा, बैंक अकाउंट में, हाथ में पैसा नहीं। तो ये चेक एकदम सेफ होता है, ठीक है, इसका मिसयूज होने का कोई चांस नहीं होता। अकाउंट, अच्छा, अगर आपके पास ये अकाउंट पे ही मनली लिखने के लिए मोहर नहीं है तो आप क्या करिए, कुछ नहीं करना है आपको। उस चेक के कोने में इन द सेंस यहाँ पर, ये यहाँ पर ऐसे 2 तिरछी लाइन खींच दी है, 2 पैरेलल लाइन, जैसे कि आप ये देख रहे हैं चेक, इस चेक के कॉर्नर में यहाँ पे 2 लाइन ऐसे ड्रैग कर। क्लियर? सो मेरे ख्याल चेक के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको। जो चेक ड्रॉ करता है उसकी सिग्नेचर यहाँ होनी मस्ट है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे लिखा है उसके बारे में, अ चेक इज अ डॉक्यूमेंट दैट ऑर्डर्स अ पेमेंट ऑफ मनी
from bank account. The person writing the check usually has an account where their money is held. मतलब जो भी आदमी चेक काट रहा है तो उस पर्सन का वहाँ जिस बैंक का चेक है उस बैंक के अकाउंट में पैसा होना चाहिए. द ड्रावर राइट्स द वेरियस डिटेल्स. ड्रावर को कई सारी डिटेल्स लिखनी होती है. जब पेई का नाम, ये जो है यहाँ पे पेई का नाम है जिसको आप पे कर रहे हैं, डेट, अमाउंट एंड साइन. ठीक है. अब देखिए होता क्या है चेक में, जैसे पार्टीज टू अ चेक, कि पार्टी को चेक देते हो, चेक के कितने मतलब कितने लोग उससे कनेक्टेड होते हैं उस चेक से. ड्रावर जो होता है जो चेक ड्रॉ करता है, लिखता है, ठीक है. पेई वह बैंक जो उस चेक का पेमेंट करेगा, और ड्राई वो होता है जिसके नाम से चेक कटा हुआ है. चेक पे नाम जिसका लिखा हुआ है, जिसको पेमेंट मिलेगा, वो ड्राई हो गया. ठीक है. और जो बैंक पेमेंट कर रही है वो पेई हो गई, और जो ड्रावर है जो चेक राइट कर रहा है. क्लियर. टाइप्स ऑफ चेक, चेक के प्रकार. चेक तो देखिए बैरर के बारे में मैंने बता दिया, ऑर्डर के बारे में बता दिया, क्रॉस चेक के बारे में भी बता दिया. पीडीसी होता है पोस्ट डेटेड चेक. पीडीसी का मतलब होता है पोस्ट डेट. जैसे मान लो कि मैं किसी सामान ले रहा हूँ, ठीक है, मैंने उससे कहा मैं 1 महीने बाद पेमेंट करूँगा अभी पैसा, तो उसने कहा ठीक है आप ले जाइए, लेकिन मुझे एक पीडीसी दे दीजिए, पोस्ट डेटेड चेक. मतलब 1 महीने बाद की तारीख लिख कर दीजिए, मैं उस चेक को 1 महीने बाद ही बैंक में कैश होने के लिए भेजूँगा. ये ऐसा क्यों? क्योंकि आश्वस्त हो जाएगा ना अगला बंदा कि हाँ पेमेंट मिलेगा मुझे इतने तारीख को. भाई कई बार क्या होता है, लोग बोलते हैं मैं अगले महीने में इस तारीख को दे दूंगा, लेकिन नहीं देते हैं. ठीक है. तो भाई ऐसा ना हो, इसे पीडीसी चेक मांगी जाती है, पोस्ट डेट चेक. एक बात हमेशा याद रखिएगा, चेक पे जो डेट लिख दिया गया है उस डेट से लेकर 3 महीने तक पेमेंट मिलता है. अगर मैंने चिरंजीव को चेक काट के दिया सपोज टू 1 मई का, तो अब उस चेक को 1 मई से पहले वो भजा नहीं सकते. उस चेक का पैसा उनको 1 मई से पहले नहीं मिलेगा, 1 मई के बाद ही मिलेगा. 1 मई या उसके बाद मिलेगा. नहीं, चेक है आपका 1 मई का, पहले कैसे पहुंच जाओगे लेने के लिए. अब लेकिन अगर 3 महीने तक अगर वो चेक अगर उसको कैश नहीं कराते, नहीं भजाते हैं, और 3 महीने बाद बैंक में जाते हैं उस चेक को लेकर, तो इनको वहाँ से भगा दिया जाएगा. 3 महीने बाद वो चेक नहीं मान्य होगा. ऐसे चेक जो होते हैं उसको स्टेल चेक बोलते हैं. क्या बोलते हैं? क्लियर. क्रॉस चेक देखिए ऊपर यहाँ पे कोने में 2 क्रॉस लाइन बनी है, बीच में अकाउंट पे ही लिखा हुआ है, तो ये मुहर है, स्टैंप है. अगर नहीं है तो आप केवल 2 लाइन खींच दीजिए, बीच में कुछ नहीं लिखा हुआ तो भी चलेगा. ठीक है. ये नीचे जो है ये 6 डिजिट का, इसको चेक नंबर बोलते हैं. यही चेक का नंबर होता है जो इंपॉर्टेंट होता है. तो चेक कैसे भरना है समझ में आ गया. अगर आपका बैंक अकाउंट है, आपने चेक बुक ले रखा है, सुविधा ले रखी है, और किसी को आपको चेक से पेमेंट करना है तो कर सकते हैं आप लोग. डिसऑनर ऑफ चेक. देखिए रफ भाषा में हम लोग बोलते हैं बाउंस होना, चेक का बाउंस होना. अ चेक इज सेड टू बी डिसऑनर्ड व्हेन द बैंक डज नॉट मेक पेमेंट. भाई मैंने चेक काट के दिया लेकिन बैंक उसका पेमेंट नहीं कर रही है, बैंक उसका पेमेंट नहीं कर रही है, तो ऐसे चेक जो है उनको कहता है डिसऑनर होना, मतलब अस्वीकृत हो जाना. अ चेक सेड टू बी डिसऑनर्ड व्हेन द बैंक डज नॉट मेक पेमेंट टू द पार्टी ऑन होम द चेक वाज ड्रॉन. जिसके नाम से चेक ड्रॉ हुआ है उसको पेमेंट अगर बैंक नहीं करे, ऐसे चेक डिसऑनर होता है. किस रीजन से बैंक पेमेंट नहीं करती है? तो कई रीजन है. रीजन फॉर डिसऑनर ऑफ द चेक आर इनसफिशिएंट फंड इन ड्रावर्स अकाउंट. भाई जिसने चेक काटा है और उसके खाते में उतना पैसा ही नहीं है तो कहाँ से बैंक देगी. सपोज टू अगर आपके अकाउंट में 5,000 रुपये हैं और आप किसी को चेक 10,000 का काट के दोगे तो बैंक दे पाएगी पैसा. पेमेंट स्टॉप्ड बाय द ड्रावर. अगर ड्रावर ने फ़ोन करके कह दिया कि इस चेक का पेमेंट मत करिएगा तो बैंक नहीं करेगी. डिस्क्रिपेंसीज इन द चेक, मतलब कि अगर आपका चेक कहीं कटा फटा है तो वो नहीं लेगा. ठीक है. लैप्स ऑफ टाइम 3 मंथ
चेक में आप कहिएगा, हम लोग लिखते हैं ना, कुछ लिख कर कट कर देते हैं फिर सुधार के लिखते हैं, ये सब नहीं माना जाता है। तो इस तरह की डिस्क्रिपेंसीज जो है वो मान्य नहीं होती है। लैप्स ऑफ टाइम, 3 महीने से पुराना चेक है, मैंने इश्यू किया जिस डेट को, उसके 3 महीने बाद ले जाके आप बैंक में कैश कराने जा रहे हो तो नहीं मिलेगा पेमेंट। ओवर राइटिंग और क्रॉसिंग ऑन द फेस ऑफ द चेक, चेक के ऊपर कुछ कट पिट कर दिया आपने, कट करके लिखा, ठीक है, तो ओवर राइटिंग कर दी। अगर कहीं लिख कर उस पर ओवर राइटिंग, स्पेलिंग गलत हो जाती तो, जैसे के लिखना है आपने बी लिख दिया तो बी को काट के ऐसे करते हैं ना हम लोग, ओवर राइटिंग करते हैं, जो वो नहीं देगा, ठीक है। कैंसल चेक, एक चेक ये भी होता है, ये एविडेंस के लिए होता है। जैसे मेरे किसी कंपनी से कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो कंपनी कैसे यकीन माने, आपने तो कह दिया कि मेरा एक्सिस बैंक में अकाउंट है, तो वो इस चीज़ को मानने के लिए, मतलब सबूत के तौर पर जानने के लिए वो आपसे एक कैंसल चेक मांगती है, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट के रूप में, जिससे मतलब आप उनको विश्वास दिलाते हो कि मेरा इस बैंक में अकाउंट है। तो करना नहीं होता, 2 लाइन लिखकर बीच में कैंसल लिख देना होता है। इसमें जो अकाउंट नंबर नीचे दिया हुआ है, ये किसका है? यह अकाउंट नंबर आपका होता है, यह अकाउंट नंबर आपका होता है, पहले से प्रिंटेड होता है। ये जो नीचे अकाउंट नंबर में जो दिया हुआ है, ये अकाउंट नंबर आपका अकाउंट नंबर पहले से प्रिंटेड होता है। जब भी चेक लिखते हैं तो उसमें पार्टी का नाम लिखते हैं, उसका अकाउंट नंबर नहीं लिखते हैं। तो फिर जो बोला है अकाउंट में सीधा ट्रांसफर करने के लिए, वो आपको पहले बताया थे, तो कैसे ट्रांसफर करेंगे? अकाउंट नंबर उसका लगेगा। जब आप जाएंगे ना चेक को लेकर बैंक में, तो आपको एक जैसे डिपॉजिट स्लिप भरते हैं, वैसे चेक को भी डिपॉजिट करने की एक स्लिप होती है, चेक जमा करने की। तो अब वो चेक पे वो पूरा डिटेल भरता है, अपना नाम, अपना अकाउंट नंबर, हर एक चीज़ भरता है, और फिर उस चेक को उसके साथ स्टैपल करके वहाँ छोड़ता है। आई बात समझ में? कभी भी चेक पे पार्टी का नाम होता है, उसका अकाउंट नंबर कभी नहीं होता। चेक ट्रंकेशन सिस्टम, CTS, यहाँ हम जानेंगे CTS के बारे में। जब चेक जो होता है हम किसी को देते हैं या कोई आपको चेक देता है, तो वो चेक क्लियर होकर आपके अकाउंट में उसका पैसा कैसे पहुंचता है आप तक, ठीक है। चेक ट्रंकेटिंग सिस्टम इज अ चेक क्लियरिंग सिस्टम अंडरटेकन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर फास्टर क्लियरिंग ऑफ चेक। तेजी से चेक का पैसा जल्दी से, पहले क्या होता था कि कोई पार्टी अगर किसी को चेक काट के दे दी थी तो सामने वाली पार्टी के अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफ़र होने में हफ्तों का समय लग जाता था, हफ्ते लग जाते थे बच्चे। लेकिन उसी समय को कम करने के लिए ये CTS को लाया गया, ठीक है। जो मॉनिटरिंग इसकी मॉनिटरिंग कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ट्रंकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ द फिजिकल चेक इन इट वे ऑफ क्लियरिंग। जैसे क्या होता था पहले, जो चेक जो थे, जैसे मान लीजिए मेरा खाता स्टेट बैंक में है, मैंने मिस्टर चिरंजीव को चेक काट के दिया अपना स्टेट बैंक का, अब उनका खाता जो है पंजाब नेशनल में है, तो अब वो चेक को क्या करेंगे, अपने बैंक में जाएंगे और डिपॉजिट स्लिप, चेक डिपॉजिट स्लिप फिल करके वहाँ पे नत्थी करके छोड़ आएंगे। अब वहाँ से वो चेक आएगा मेरे यहाँ क्लियर होने के लिए SBI में। पहले तो रिजर्व बैंक, फिर रिजर्व बैंक से SBI, ऐसे मतलब पूरा वो लंबा चैन होता था, जिसमें उस प्रक्रिया में और वो सारा काम फिजिकल होता था, ऑटोमेटिक नहीं था। फिजिकल समझ रहे हो? वहाँ जाता था चेक, फिर वहाँ से, ठीक है, तो ये करने में लंबा वक्त लग जाता था। तो इस समय को कम करने के लिए इसको लाया गया। बात समझ में आ रही है? इट इज द प्लेस एंड इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ द चेक। ये एक जगह है जहाँ पे चेक का जो इलेक्ट्रॉनिक इमेज जो होता है वो ट्रांसमिट किया जाता है, भेजा जाता है विद द की इंपॉर्टेंट डेटा, जो भी उसके इंपॉर्टेंट डेटा होते हैं। और वो इंपॉर्टेंट डेटा आप देख सकते हैं रेड से राउंड अप किए हुए हैं चेक पे, देख रहे हैं? चेक पे सब राउंड किया हुआ है। जो भी की इंपॉर्टेंट डेटा होता है वो उसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन, मतलब जैसे स्कैन करके हम लोग भेजते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन हुआ ना कोई चीज़, तो इस तरह से ये चेक जाता है। तो अब बताओ फिजिकली कोई लेके जाएगा और इलेक्ट्रॉनिकली अगर हो जाएगा
तो दोनों में सबसे फास्ट कौन होगा? तुरंत जाएगा ना, शाबाश। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। देखो MICR क्या होता है? इट इज़ अ डिवाइस। बैंक में जब चेक जाता है तो उसको रीड करने के लिए, और उसके जो जैसे चेक का नंबर वगैरह देख रहे हैं, कुछ स्पेशल डिज़ाइन में लिखा होता है। अगर आप नीचे देखें तो ये चेक नंबर जो है, ये इन्फॉर्मेशन कुछ स्पेशल डिज़ाइन में लिखा हुआ है, स्पेशल फॉन्ट में, और ये एक स्पेशल इंक से लिखे जाते हैं जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंक। ठीक है, तो इससे कई, एक तो चेक नंबर रीड हो जाता है, गलती होने की चांस नहीं है। दूसरी चीज, चेक सही है कि नहीं, मतलब ऐसा नहीं फर्जी चेक है, इसका भी पता चल जाता है। तो MICR एक डिवाइस है, एक इनपुट डिवाइस है। इट इज़ अ इनपुट डिवाइस, एक मशीन होती है। बैंक में जाओगे तो देख सकते हो आप। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड IFSC। भाई IFSC कोड क्या होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हो। पहले के जो शुरू में 4 लेटर होते हैं वो बैंक का नाम होते हैं शॉर्ट में, जैसे इसमें देखिए कहीं लिखा है IFSC कोड WEAL, वेल लिखा है कि नहीं? यस सर। और लास्ट में जो है, लास्ट में 5 और 6, बीच में एक 0 होता है, तो उस कोड को बोला जाता है IFSC कोड। और ये जब आप कहीं पैसा वगैरह ट्रांसफ़र करते हैं ऑनलाइन, वहाँ ये काम आता है। तो अगर आप IFSC कोड गलत डाल दें तो हो सकता है आपका पेमेंट किसी और के खाते में चला जाए। ठीक है, ये चांसेस हैं। तो आप जब भी ये है एंटर कर रहे हैं तो बहुत सतर्क होकर करेंगे ऑनलाइन ट्रांसफ़र। NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। द फुल फॉर्म ऑफ NEFT इज़ अ नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, NEFT। Individual firm and corporates can electronically transfer funds from any bank branch to any individual। किसी भी बैंक या किसी भी ब्रांच से आप किसी को भी भेज सकते हैं। फर्म और कॉर्पोरेट हैविंग एन अकाउंट विथ एनी अदर बैंक ब्रांच, चाहे वो किसी और बैंक ब्रांच में ही उसका अकाउंट क्यों ना हो सामने वाले का जिसको आप भेज रहे हो। बात समझ रहे हो? ये एक इलेक्ट्रॉनिकली मतलब पैसा ट्रांसफ़र करने का एक जरिया है नेफ्ट। और ये कोई जरूरी नहीं कि आपका अकाउंट जिस बैंक में है और सामने वाले का भी उसी में हो, उससे कोई मतलब आप किसी के भी अकाउंट में भेज सकते हैं। देयर इज नो लिमिट, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती है, ना मिनिमम ट्रांजेक्शन, ना मिनिमम अमाउंट की, ना मैक्सिमम की। On the amount of fund that could be transferred using the NEFT. However, the maximum amount per transaction is limited ₹50,000 for cash-based remittance and remittance to Nepal. अगर आपको नेपाल पैसा भेजना है और कैश में, आप जैसे बैंक चले गए और बैंक में जाकर आपने कैश दे दिया, कहा भैया मुझे ये पैसा इनके अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिकली मतलब नेफ्ट के जरिए ट्रांसफ़र करना है, तो आप मैक्सिमम 50,000 तक ही भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, अकाउंट से डायरेक्ट कर रहे हैं, इस चीज़ को समझो। जो 50,000 की जो कंडीशन दिया है, मान लो मेरा बैंक में खाता ही नहीं है और मुझे किसी के खाते में भेजना है 50,000 नेफ्ट के जरिए, तो अगर आपका अकाउंट ही नहीं है बैंक अकाउंट तो भी आप भेज सकते हो, लेकिन 50,000 से ज़्यादा। क्लियर? अगर आपका अकाउंट है तो आपके लिए कोई लिमिट नहीं है, ना मिनिमम की ना मैक्सिमम की। कोई डाउट? बिना अकाउंट वालों के लिए है 50,000, और नेपाल सेंड करना हो तो उसके लिए। ऑपरेटिंग हावर्स फॉर नेफ्ट ऑपरेट इन हावरली बेसिस। देयर आर 12 सेटलमेंट्स फ्रॉम 8 AM to 7 PM ऑन वीकडेज। आप 6 सेटलमेंट कर सकते हैं, मतलब 6 बार आप भेज सकते हैं। और 6 सेटलमेंट फ्रॉम 8 AM to 1 PM ऑन सैटरडे, और सैटरडे में 12 सेटलमेंट होता है सप्ताह के दिनों में। लिमिटेशन दिया है कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक के बीच में
आप 12 बार नेफ्ट के द्वारा पैसा भेज सकते हैं। और शनिवार के दिन आप कितनी बार भेज सकते हैं? 6 बार सेटलमेंट कर सकते हैं। ये टाइम मतलब दिया है कि आप कितने ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। स्टेप ऑफ नेफ्ट। नेफ्ट के लिए क्या आपको प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी? पहले तो आपको कलेक्ट करना पड़ेगा नेफ्ट एप्लीकेशन फॉर्म बैंक से। फिल अप द फॉर्म प्रोवाइडिंग बेनिफिशियरी डिटेल्स लाइक, बेनिफिशियरी डिटेल मतलब जिसको आपको पैसा भेजना है, ठीक है, उसका नाम, बैंक का नाम, ब्रांच, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, अमाउंट नंबर एक्सेट्रा, अमाउंट, ये सब आपको उसमें डालना होगा, फिल करना होगा उस फॉर्म में। अच्छा, अगर आप ऑनलाइन आपका है तो आप अपने मोबाइल से ही भेजते हो पैसा, तो उस समय देखिए आप बेनिफिशियरी बनाते हो तो ये सारी डिटेल्स डालते हैं कि नहीं डालते हैं? एंड सबमिट द फॉर्म, और उस फॉर्म को सबमिट कर देते हैं। कोई डाउट? सर्विस चार्जेस फॉर नेफ्ट ट्रांजेक्शन। तो नेफ्ट ट्रांजेक्शन का इनवर्ट फ्री, अगर पैसा अगर आपके अकाउंट में आ रहा है नेफ्ट के जरिए तो उसका कोई शुल्क नहीं है। लेकिन फॉर ट्रांजेक्शन अप टू 10,000, अगर 10,000 तक करते हैं तो ₹2.5 प्लस GST, वो जी नहीं है वहाँ पे, GST है, ठीक है। फॉर ट्रांजेक्शन अबव ₹10,000 टू अप टू 1 लाख ₹5 ये चार्ज लगेगा आपका, और 1 लाख से 2 लाख के बीच में 15। फॉर ट्रांजेक्शन अबव 2 लाख करेंगे तो ₹25। बेनिफिट ऑफ नेफ्ट, सिक्योर एंड इफिशिएंट, लो कॉस्ट, कम खर्च होता है, हाईली रिलायबल, बहुत ही सुविधाजनक होता है, एलिमिनेट्स द डिले, पेमेंट तुरंत मिल जाता है सामने वाले को, ठीक है। आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। कंटिन्यूअस, इसको रियल टाइम क्यों किया कि ये कंटिन्यूअस लगातार होते रहता है। देखो नेफ्ट में क्या है, नेफ्ट में क्या होता है, बैच वाइज पेमेंट होती है। जैसे आपने बेनिफिशियरी बना के पेमेंट किया तो आपने देखा होगा कि काफ़ी देर बाद उसका कंफर्मेशन आता है कि पैसा गया, तुरंत नहीं जाता है। कई बार ऐसे बैंक्स, जैसे आप बहुत बिजी शेड्यूल वाले बैंक, वहाँ पे आप देखेंगे कि जब आप अपना बनाएंगे बेनिफिशियरी बनाकर डिटेल भर कर आप पैसा सेंड करेंगे तो कुछ देर बाद ही पैसा पहुँचता है सामने वाले के खाते में, तुरंत नहीं जाता नेफ्ट में। कंटिन्यूअस रियल टाइम सेटलमेंट, ये कंटिन्यूअस होता है। फंड ट्रांसफर इंडिविजुअली ऑन एन ऑर्डर बाय ऑर्डर बेसिस विदाउट नेटिंग, जैसे जैसे ऑर्डर आएगा वैसे वैसे। जैसे मतलब एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो मेरा कोई बिजनेस है, ठीक है, और मैं ऑर्डर पे सप्लाई करता हूँ, तो मैं वेट करता हूँ कि एक एरिया से कम 10 ऑर्डर आ जाए तो मेरा डिलीवरी बॉय जाएगा। तो जब तक 10 पूरे नहीं होंगे तब तक डिलीवर नहीं होगा किसी का भी। अब 10 होगा तो एक बार बाइक लेके जाएगा तो एक खर्चा कम आएगा ना, वो 10 जगह करके चला आएगा डिलीवरी। लेकिन अब मान लो एक बिजनेस ऐसा है जो भैया आप डिलीवरी करो, हम वेट नहीं करेंगे, हम तुरंत आपको डिलीवरी देंगे, ठीक है, इंडिविजुअल। अब उसी एरिया से फिर 1 घंटे बाद फिर कोई ऑर्डर आया तो फिर करेंगे। तो पहले वाले केस में क्या, बैच का इंतजार कर रहा है कि इतना हो जाएगा तब। दूसरे वाले केस में जैसे ऑर्डर आ रहा है वैसे उसको डिलीवर कर रहे हैं। तो नेफ्ट में क्या होता है, बैचेस बनते हैं और फिर पेमेंट क्लियर होता है, जिसमें टाइम लगता है, ठीक है। कई बार आपने देखिए बेनिफिशियरी बना के पेमेंट अगर किया हो कभी किसी को, तो देखा होगा आपने कि कई बार समय लग रहा तो तुरंत हो गया, नहीं तो कुछ समय बाद जाता है। मैंने एक पेमेंट अपने फ्रेंड से करवाया था, उसका HDFC बैंक में अकाउंट है, तो बेनिफिशियरी बनाकर उसे किया था, आधे घंटे बाद वो डन हुआ। कई बार तुरंत भी हो जाता है, लेकिन आरटीजीएस में ऐसा नहीं होता। आरटीजीएस में तुरंत इंडिविजुअली होता है, इंडिविजुअली एक होता है, ठीक है। पेमेंट प्रोसेसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द टाइम दे आर रिसीव्ड रेदर देन एट सम लेटर टाइम, मतलब जैसे ही प्राप्त होता है रिक्वेस्ट आरटीजीएस करने का उसी समय ये होता है, ना कि बाद में, कुछ समय बाद तुरंत हो जाता है ट्रांसफ़र। जैसे मान लीजिए मैंने आरटीजीएस फॉर्म वगैरह भर के चेक वगैरह लगाकर उसे मैंने बैंक में जमा कर दिया, काउंटर पे बैंक में जाके जमा करना होता है।
तो अब वहाँ बैठा हुआ क्लर्क क्या करेगा, तुरंत जैसे ही उसको फीड करेगा, तुरंत के तुरंत पैसा सामने वाली पार्टी के अकाउंट में चला जाएगा। द मिनिमम, हाँ अब यहाँ पे देखिए मिनिमम अमाउंट आप 2 लाख से कम रुपया नहीं कर सकते, 2 लाख या उससे अधिक रुपया ही आरटीजीएस कर सकते हैं। तो ये बिजनेसमैनों को ध्यान में रख के बनाया गया है, बड़े बड़े बिजनेसमैनों को, और उनकी सुविधा का ख्याल रखा गया है कि अगर कोई आरटीजीएस पेमेंट करे तो तुरंत उनके अकाउंट में वो पैसा बिना देरी के चला जाए। क्लियर? देयर इज नो अपर सीलिंग ऑफ आरटीजीएस, ऊपर कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम लिमिट तो 2 लाख है, लेकिन अपर लिमिट कितना भी पैसा आप भेज सकते हो। आरटीजीएस के लिए एक फॉर्म आता है, ये देख रहे हैं आप, इसको फिल करना होता है। आपको सारा इंडिकेशन दिया हुआ है कहाँ पे क्या फिल करना है, जिसको पे करना है उसका अकाउंट डिटेल ऑफ द पेयर फिल करना होता है यहाँ पे। ठीक है, देखिए बिजनेस अकाउंट में जब एग्जाम उसमें टेस्ट में आपको डॉक्यूमेंट फिल करना होगा तो आप शिकायत नहीं करेंगे कि सर आपने नहीं बताया था, मैं आपको ये सब बता रहा हूँ कहाँ पे क्या फिल करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए अकाउंट डिटेल ऑफ पेई, पेई में अकाउंट जिसको आप मतलब बेनिफिशियरी नेम में जिसको आप भेज रहे हो पैसा, उसका नाम, अगर कोई कंपनी के नाम से है तो कंपनी का नाम, फिर उनका सारा डिटेल, क्रेडिट अकाउंट नंबर, सेंटर, बैंक, ब्रांच, अकाउंट टाइप, आईएफएससी कोड। ठीक है, तो अगर मान लो आप लोग पैसा पेमेंट करना है, आपको आरटीजीएस करना है, तो ऊपर वाले में यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स आ गया और यहाँ पे जिसको आपको भेजना है पैसा उसकी डिटेल्स आ गई। कोई दिक्कत? यहाँ सिग्नेचर आ जाएगा, यहाँ पे अमाउंट इन फिगर्स, नंबर में अमाउंट इन वर्ड्स, और रिमार्क, कोई नरेशन, कोई रिमार्क लिखना। अभी अगर आप किसी को 5 लाख रुपया भेज रहे हो तो किस बात का भेज रहे हो, रिमार्क में लिख दो तो अगले को पता चल जाएगा ना कि इस चीज़ का पैसा आया है। क्लियर? कोई डाउट? फिर अब इसके साथ अगर मान लो अगर आप 5 लाख रुपए आरटीजीएस कर रहे हो तो आपको अपने चेक पर 5 लाख रुपए लिखने होंगे, और जो नाम आपने यहाँ लिखा है बेनिफिशियरी नेम में वही नाम उस चेक पर लिखना होगा। बाकी चेक भरने की प्रक्रिया मैंने आपको बता दी है। अब वो चेक और ये बेनिफिशियरी का स्लिप, ये दोनों, ये आरटीजीएस फॉर्म, ये टैग एक साथ हो जाएगा, स्टेपल हो जाएगा, और फिर आप बैंक ले जाओगे और तुरंत थोड़ी देर में वो पैसा ट्रांसफर कर देगा। ऑपरेशन ऑफ आरटीजीएस, द आरटीजीएस सर्विस विंडो फॉर कस्टमर ट्रांजेक्शन इज अवेलेबल फ्रॉम 8 hours to 10 hours, 8 से 10 ऑन वीक डे फ्रॉम 8 hours to वीक डे मतलब सैटरडे को। ठीक है, कितने बजे तक है? 3:30 तक, और इसकी ट्रांजेक्शन की कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी बार चाहो उतनी बार आरटीजीएस कर सकते हैं। प्रोसेस दिया है, स्टेप ऑफ कलेक्ट द आरटीजीएस फॉर्म फ्रॉम बैंक। देखिए नेफ्ट में ऐसा कुछ नहीं था, अगर आप ऑनलाइन करें तो ऑनलाइन ही फॉर्म आ जाता है आपका, लेकिन यहाँ पे आपको बैंक से फॉर्म कलेक्ट करना होगा एंड डाउनलोड फ्रॉम द वेबसाइट, या तो वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा उस बैंक के। फिल अप द फॉर्म, फॉर्म फिलअप करना मैंने बताया अभी। अटैच चेक, उसके साथ चेक भी काटेंगे आप और उसको अटैच करेंगे, एंड डिपॉजिट द फॉर्म एंड चेक एट द बैंक काउंटर। कोई डाउट? इसकी क्या सर्विस चार्जेस होती हैं? इनवर्ड पैसा आना तो फ्री है, लेकिन आउटवर्ड 2 लाख से 5 लाख के बीच में 30 रुपया पर ट्रांजेक्शन, 5 लाख से ऊपर 55 रुपया पर ट्रांजेक्शन। कोई डाउट? 5 लाख से ऊपर कितना भी करो तो 55 रुपया। डिफरेंस बिटवीन नेफ्ट एंड आरटीजीएस, इन केस ऑफ आरटीजीएस सेटलमेंट इज ऑन रियल टाइम बेसिस, वेयर एज इन द केस ऑफ नेफ्ट सेटलमेंट इज ऑन द बैच बेसिस। मैंने कहा ना बैच बन के होता है, जब 10 लोगों का इकट्ठा हो गया तब उसका पेमेंट सबका जाएगा, उसने वो वेट करता है और भी ट्रांजेक्शन का। लेकिन आरटीजीएस में ऐसा नहीं है, रियल टाइम जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे क्लियर होता जाएगा। मिनिमम लिमिट फॉर आरटीजीएस इज 2 लाख, वेयर एज नो मिनिमम लिमिट फॉर नेफ्ट। आरटीजीएस के लिए कितना है मिनिमम? 2 लाख, और नेफ्ट के लिए आप मिनिमम कितना भी कर सकते। पे ऑर्डर और डिमांड ऑफ डीडी, ये भी पहले बहुत प्रचलन में था, पेमेंट का मोड था। डीडी अगर आप बनाते हैं तो इसमें पेमेंट की श्योरिटी 100% हो जाती है, मतलब जिस पार्टी के नाम से डीडी काटेंगे
तो उसको पेमेंट मिल के ही रहेगा। जैसे चेक बाउंस हो सकता है ना, लेकिन डीडी बाउंस, जितने रुपए का चेक है उतना रुपया पहले ही बैंक आपसे ले लेती है विथ अपने सर्विस चार्ज के साथ। उस डीडी को बनाने में जो चार्ज लेती है वो चार्ज के साथ उतना पैसा वो ले लेगी जितने का आपको डीडी बनाना है। और फिर ये डीडी अगर जिसके नाम से बना उस आदमी को आप दे दीजिए, अब वो आदमी जाके अपने बैंक अकाउंट में उसको सबमिट कर देगा और डेफिनेटली उसका पैसा उसको मिलेगा, वो बाउंस नहीं हो सकता, क्योंकि बैंक तो पहले ही पैसा ले रही है ना। कहाँ पे क्या भरना है देखिए, नेम ऑफ द पेयर, प्लेस ऑन विच ड्रॉन, किस जगह पे मतलब वो भेजेगा चेक, नेम ऑफ द पेई, जिसके नाम से आप डीडी बना रहे हैं उसका नाम, नेम ऑफ द पेयर, जो पे कर रहा है उसका नाम, प्लेस ऑन विच ड्रॉन, जहाँ पे जिस जगह पर आपका ये चेक विड्रॉन होगा मतलब वहाँ की जगह का नाम, नेम ऑफ द पेई, जिसके नाम से चेक काट रहे हैं उसका नाम। देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। इसमें इसको बोलते हैं पे ऑर्डर और डिमांड। पहले बड़ा प्रचलन में था डिमांड ड्राफ्ट, लोग जब जॉब वगैरह के लिए फॉर्म वॉर्म भरते थे तो अक्सर उसमें डिमांड ड्राफ्ट डीडी मांगा जाता था। अब जब से ऑनलाइन सिस्टम हो गया पेमेंट का, तब से अब ये सब का क्रेज़ ख़त्म हो गया। पे इन स्लिप और डिपॉजिट स्लिप, आप कभी बैंक में पैसा जमा किए हैं? बैंक में तो पैसा जमा करने जाते तो एक स्लिप भरना पड़ता है। उस स्लिप में अपने पूरे खाते की डिटेल, डेट, अपना मोबाइल नंबर और कितना पैसा आपको अपने खाते में जमा करना है, वो अमाउंट नंबर में, वर्ड्स में, दोनों में, और आप जो पैसा जमा कर रहे हैं तो उसमें कितनी 100 की नोट है, कितनी 500 की नोट है, कितनी 2000 की है, कितनी 50 की है, कितने सिक्के हैं, वो सब आपको भरने पड़ते हैं। आप देखिए वो साइड में यहाँ दिख रहा है, ठीक है। और ये राइट साइड वाली ये बैंक की कॉपी होती है। जब आप इसको सही तरीके से फिल कर कर पैसा जमा करते हैं बैंक में, तो ये बायां वाला हिस्सा इस पर मोहर लगाकर साइन करके कैशियर आपको दे देता है। कभी अनुभव किया इस चीज़ को आपने? ठीक है। तो जब बैंक में पैसा जमा करने जाएंगे तो ये एक स्लिप भरनी पड़ती है, पैसे के साथ इस स्लिप को देना पड़ता है सामने कैशियर को। तो इसी स्लिप को पे इन स्लिप और डिपॉजिट स्लिप कहते हैं। कोई डाउट? वाउचर, ये आपका वाउचर है। देखिए वाउचर क्या होता है? वाउचर एक ऐसे डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी ट्रांजैक्शन को प्रमाणित करते हैं। अगर मान लो मैं किसी को पैसा पेमेंट कर रहा हूँ, कैश पे पैसा पेमेंट कर रहा हूँ, कल को मुकर सकता है ना कि मुझे तो मिले ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, एक वाउचर होगा, उस पर वो सारी डिटेल्स फिल करके आप उस पर उसका सिग्नेचर लेंगे और 1 रुपये का टिकट लगाएंगे और सिग्नेचर ऐसे लेंगे कि आधा सिग्नेचर उसका उस डॉक्यूमेंट पे होगा, वाउचर पे, और आधा वो स्टैम्प पे होगा। 1 रुपये की डाक टिकट होती है ना, स्टैम्प उसको बोलता है, उसी को चिपकाएंगे। तो अकाउंट हेड, किस लिए आप पेमेंट कर रहे हो, नेम ऑफ द पेई, जिस आदमी को पेमेंट कर रहे हो, मान लो राजन नाम का एक स्वीपर है हमारे यहाँ, साफ़ सफाई करता है, तो उसका नाम मैंने लिख दिया। क्यों पे कर रहे हैं? स्वीपर चार्ज, ठीक है, सफाई का अमाउंट लिख दिया। इन रेस्पेक्ट ऑफ, जब नेम वहाँ आ गया तो यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे। डिटेल ऑफ द, अच्छा इन रेस्पेक्ट ऑफ किस खर्च के लिए, तो वही स्वीपर को दिया है ना, तो उसके लिए लिखेंगे जो रीज़न है। अब जैसे मान लो मेरा प्यून है, उसको मैं पैसा दे रहा हूँ, वो स्टेशनरी खरीद के लाया है, ठीक है, तो मैं उसका साइन लूँगा, तो मैं यहाँ लिखूँ इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेशनरी, और ये सब फिल करके यहाँ पे पास बाई, जो पास करेगा उस वाउचर को साइन करेगा, ठीक है। और जो पेमेंट दे रहा है सामने वाले को, वो पेई का सिग्नेचर यहाँ रहेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, वाउचर जब कोई ट्रांजैक्शन होता है तो अकाउंटेंट तुरंत वाउचर साइन, कभी भी खास कर कैश वाले लेन देन में ये वाउचर साइन होता है, ठीक है। कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट, ये एक डॉक्यूमेंट होता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें पूरा किसी भी खाते का ब्यौरा दिया जाता है। मान लो मेरा किसी वेंडर से लेन देन होता है, मतलब माल खरीदते हम खरीदते हैं और उसका पेमेंट करते हैं, ठीक है।
तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फ्रॉम में हम अपनी तरफ से देखिए लिखा ना नेम एंड एड्रेस ऑफ सेंडर, मतलब मैं भेज रहा हूँ, ये कंफर्मेशन मैं भेज रहा हूँ, तो मैं अपना डिटेल भेजूंगा यहाँ पे, और किस किस डेट को कितने कितने का माल आया है, ठीक है। एंड नेम एंड एड्रेस ऑफ द रिसीवर, जिसको आप ये कंफर्मेशन अकाउंट आप भेज रहे हो उसका नेम और एड्रेस यहाँ आएगा, और जिस जिस डेट को, मान लो मैंने जिस जिस डेट को खरीदा है उसका यहाँ डिटेल है, और जिस जिस डेट को पेमेंट किया है उसकी डिटेल्स यहाँ है, ठीक है। और फिर फाइनली पैन ऑफ द रिसीवर, सामने वाले का पैन नंबर, सेंडर का भेजने वाले का पैन नंबर, और सिग्नेचर ऑफ सेंडर। मैं भेज रहा हूँ तो मैं मतलब मैं ये पूरा एक मान लो ABC प्राइवेट लिमिटेड एक वेंडर है, ठीक है, तो उसको मैं पूरा डिटेल भेज रहा हूँ कि भैया देखो इस तारीख को आपसे इतना इतना माल आया है, इस तारीख को मैंने इतना इतना पैसा आपको पेमेंट किया है। तो कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट मैं भेज रहा हूँ, अब उससे वो अपना वहाँ चेक करेगा आपका अकाउंट दोनों टैली खा रहा है कि नहीं तो हो सकता है ना कि मान लो जब कई बार हम इसके पहले जब एक बार हमने लाइव देखा था, एक कंपनी में ये हुआ था कि जो उनका वेंडर था और जो कंपनी थी जहाँ पे ये प्रॉब्लम अराइज हुई थी, दोनों का अकाउंट मैच नहीं कर रहा था। उनका अकाउंट बता रहा था कि भैया आपका 2.5 लाख रुपया बाकी है, इनका अकाउंट बता रहा था कि नहीं मेरे से तो 1,70,000 रुपया बाकी है, तो बाकी 50, 3, 80,000 रुपया कहाँ गया। तो अब कंफर्मेशन अकाउंट जब एक दूसरे का लिए तो उसमें पता चला कि हाँ ये एक पेमेंट की एंट्री अकाउंटेंट से छूट गई थी 80,000 की, जिसकी वजह से ये अंतर आ रहा है। तो कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट क्यों लिया जाता है, समझ में आया? कंफर्म करने के लिए कि जो हमारे यहाँ आपका हिसाब चल रहा है और आपके यहाँ जो चल रहा है वो दोनों बराबर चल रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए। समझ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।